हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर पॉलिटी का घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने इससे पहले संविधान सभा उद्देशिका यानी प्रियम्बल और संविधान के स्रोत, उसका विकास, सब तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, कुछ आर्टिकल्स देखे थे। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे संविधान में क्या शासन प्रणाली की व्यवस्था और हमारा देश किस शासन प्रणाली पर चलता है, उसके क्या प्रावधान है। तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो जो लोगों ने अभी तक वीडियो पुराने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बन गई है और आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। नए लोग हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा कवर करने। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर कुछ बड़े भी हैं और हम लोग को समझना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला कह रहे राज्य शब्द का सर्वोत्तम परिभाषित क्या है। तो देखिए, एक व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है। तो यही सही है। देखिए, यहाँ पर बाह्य नियंत्रण का मतलब देखिए संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए। संप्रभु यानी सोवरेन, तो यानी कि किसी इंटरनल और एक्सटर्नल किसी चीज़ का यहाँ पर इंटरफेयर ना हो। एक निश्चित भूभाग होता है, वहाँ समुदाय होता है, स्थायी रूप से निवास करता है और एक सरकार होती है। तो हमें क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए, एक एरिया चाहिए, लोग चाहिए, यानी कि एक मतलब गवर्नमेंट चाहिए, और संप्रभु होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें बेसिक हैं और यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है ना कि राज्य के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ चाहिए। तो देखिए, एक तो हमें जनसंख्या चाहिए, दूसरा सरकार चाहिए उस पर शासन करने के लिए, और एक जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए जहाँ लोग रहते हैं, और संप्रभु यानी वह अपने घरेलू या बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र हो। अब मान लीजिए अमेरिका कोई दबाव बनाएगा तो हम लोग उसके हिसाब से निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे विश्व में कई देशों ने कहा कि यूक्रेन रशिया वार में रशिया से हम लोग परचेज ना करें, बट इंडिया सॉवरेन कंट्री है, तो इंडिया ने अपने हिसाब से काम किया, ना कि किसी के दबाव में आकर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो संप्रभुता। अगर देखिए कोई संप्रभु नहीं है, यानी उसके डिसीजन में कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर वो संप्रभु राष्ट्र नहीं रह जाएगा। तो ऊपर हमने बात करी कि किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, कॉमनवेल्थ। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो कॉमनवेल्थ में वही देश हैं जो मैक्सिमम, वही देश हैं जो ये ब्रिटेन के गुलाम थे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती नहीं। देखिए, यहाँ पर अपनी इच्छा से भारत जुड़ रखा है, ना कि किसी दबाव में। तो यूपी पीएसएस में 2017 का क्वेश्चन है और ये सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आपका एनडीओ हो या सीडीएस। देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र के स्वतंत्र और समान हैं और ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो देखिए, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। दो पद्धतियाँ होती शासन प्रणाली की, एक तो पार्लियामेंट्री यानी संसदनात्मक, और दूसरा अध्यक्षात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, मतलब व्यवस्थापिका यानी जो लेजिस्लेशन होता है वही एग्जीक्यूटिव का गठन करते हैं, तथा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका नहीं यानी लेजिस्लेशन नहीं एग्जीक्यूटिव को बनाया होता, तो एग्जीक्यूटिव वाले लोग लेजिस्लेशन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, संसदनात्मक व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसके बारे में हम लोगों ने भी इसके ऊपर वाले प्रश्न में समझा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, अगला है छठे में, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है जिसमें पहला ऑप्शन है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार के प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। तो देखिए, ये आईएएस प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके प्रश्न लगातार ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, वो यही एग्जाम एनडीए सीडीएस कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है, आपका पीसीएस आरओ आरओ। तो मैं इसलिए बीच में नाम लेता हूँ ताकि किसी भी एग्जाम के लिए ये जरूरी है। सर्वप्रथम संस्थानात्मक जो संसदीय सरकार है किस देश में आरंभ की गई। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिए, वर्तमान में जो हम लोग का पार्लियामेंट्री स्वरूप है जो अधिकांश देशों में प्रचलित है, वो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा परिलक्षित हुआ है। पुष्पेन पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व के इतिहास में लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था, ब्रिटेन में। तो यानी बहुत, क्योंकि सब जगह मैक्सिमम जगह पर ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था, तो लोगों ने उसी व्यवस्था से यूज्ड टू थे। जैसे हम लोग भारत में उसी संसदीय व्यवस्था से यूज्ड टू थे, तो और उसी को कंटिन्यू किया गया है। अगला है
भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से भिन्न किस बात पर है? तो यहाँ पर हमें ये बताना है किस बात पर भिन्न है। तो देखिए, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। देखिए, वहाँ किंग होता है, उसके नीचे पीएम होता है। हम लोग के यहाँ प्रेसिडेंट है, उसके नीचे पीएम है, लेकिन मेन पावर तो पीएम के पास है। वहाँ भी किंग किसी काम का नहीं, यहाँ प्रेसिडेंट किसी काम का नहीं। किसी काम का मतलब मेन एग्जीक्यूटिव पावर देखिए कहा जाता है उसमें, लेकिन काम तो यही करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। द्विसदन है, अपर हाउस लोअर हाउस उनके यहाँ भी है। जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हम लोगों ने ये यूएसए से लिया है, हमने स्रोत में आपसे बताया था। और जुडिशियल रिव्यू यानी अपने ही निर्णय को फिर से रिव्यू करने, ये हम लोगों की व्यवस्था है, मतलब ये ब्रिटेन से नहीं यूएसए से ली गई है। अगला है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोक व्यवस्था को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, अब ऑप्शन देखते हैं। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि तथा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद विधि का निर्माण की शक्ति क्या है, परिमित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, भारत में संसद के किसी भी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय संविधान की पीठ को भेजते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। अगला है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारत में अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है। देखिए, अध्यक्षात्मक सरकार जैसे वहाँ पर चलती है यूएसए में, हम लोग के यहाँ संसाधनात्मक सरकार है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघात्मक हम लोगों ने फेडरल कहाँ से लिया है? फेडरल कनाडा से लिया है, फेडरल सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है ब्रिटेन से। तो ये बात हम लोग सोर्स वाले में कर चुके हैं, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं। प्लेलिस्ट आपकी बनी है, आप जाके प्लीज़ वहाँ से देख लें। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति पद्धति वाली गवर्नमेंट नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये धर्म और संसदीय सरकार की पद्धति है, 2 सदनीय व्यवस्था है, संघीय नीति है हम लोग के पास, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न पर आएंगे। भारतीय संसद प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? देखिए, संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो अभी में हम लोगों ने ऊपर प्रश्न में बात किया था कि जो संसदीय व्यवस्था में है, खासकर इंडिया में, आपने देखा कि जो लेजिस्लेशन होता है वही एग्जीक्यूटिव का निर्माण करते हैं और ये लोग इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। यानी एग्जीक्यूटिव लोग लेजिस्लेशन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनके प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी, अभी जो हमने यहाँ पर समझाया वही बात है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? देखिए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। और आप क्या है कि यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं होता है, वहाँ इनडायरेक्ट होता है। तो हम लोग के विधायक चुने हुए होते हैं, वो जाकर राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं, ठीक है। अभी इलेक्शन हुए कुछ दिन पहले राज्यसभा के, तो आपने देखा होगा इलेक्शन, मतलब क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पे मेंबर रिटायर होते रहते हैं, तो उसमें नए लोग आते रहते हैं, क्योंकि कभी भंग नहीं होता है ना राज्यसभा। दूसरा है, जब तक मंत्रियों की संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। तीसरा है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा यहाँ पर। राज्य का अध्यक्ष मतलब यहाँ पर आपकी प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट के भाग है, लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही होगा। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो हर जगह जरूरी रहेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि 75(5) में मंत्री बिना सदस्य 6 माह, देखिए अगर पार्लियामेंट के आप सदस्य नहीं हैं किसी सदन के, तो आप 6 माह तक तो पद पर बने रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। अर्थात मंत्रिमंडल का सदस्य संसद के सदस्य होते सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में यानी राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला यहाँ पर, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने बताया था कि जो कार्यपालिका है यहाँ पर वक्तव्य सही है, तो कह रहे हैं कि ई वाला, या इसमें से कोई नहीं, या 1 से अधिक। देखिए, 1 से अधिक होगा इसलिए क्योंकि बिहार पीसीएस में 5
पूछे जाते हैं तो उसमें कई ऑप्शन बने। तो देखिए, शासन प्रणाली में सामान्यतः दो पद्धतियां हैं, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। हम लोग ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हैं। पार्लियामेंट्री व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेशन के सदस्य ही कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। यानी जो हमारी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन दोनों की कार्यों की रिव्यू कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अगला, क्योंकि उसे कुछ अधिकार मिले होते हैं, उसके हटने के बाद यहाँ पर उसे कुछ राइट्स में पहले मिले होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल के स्वरूप को अंतर्निहित और अभिव्यक्त करता है। देखिए, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न थोड़े बड़े हैं इसलिए आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत क्या लक्षण है, तो मूलभूत लक्षण देखिए क्या है, हम लोग के यहाँ लोकतांत्रिक गणतंत्र है। देखिए, गणतंत्र यानी रिपब्लिक क्या होता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जिस देश का जो प्रमुख होता है, किसी देश का प्रमुख जनता के द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से चुना होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, गणतंत्र यानी रिपब्लिक कहते हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, वो इनडायरेक्टली चुना जाता है, ठीक है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके शुरू है। या एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, शक्तियों का बंटवारा भी है। तो यानी 1, 2, 3 पॉइंट यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पर बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, संप्रभु है यानी सॉवरेन है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि किसी देश को बनने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उसमें सॉवरेनिटी था। तीसरा है लोकतांत्रिक गणराज्य, रिपब्लिक मैंने बताया। कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की बात होती है, जब हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था तो बताया था। और वैसे जो हम लोग का पार्ट 4 है DPSP, वो उसमें कल्याणकारी की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। अगला है, कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सत्तावादी नहीं है, बाकी एक संविधान है, लोकतंत्र है और विधि का शासन है। ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इसको ठीक से चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त होते हैं तो भारत के संविधान से। देखिए, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात कर रखी है और वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। संविधान सरकार का आशय क्या है, यानी जो सरकार संविधान की सीमाओं के आसपास चले, तो ये ऑप्शन नंबर डी बनना है, ठीक है। नामात्र की शक्तियाँ नहीं, वास्तविक शक्तियाँ नहीं और परिसंघी वाली संरचना नहीं, तो ये गलत है। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है उसे क्या कहते हैं, संवैधानिक सरकार कहते हैं। हम लोग के यहाँ क्या है, जो भी है संविधान सम्मत काम होता है। अगर संविधान से हटकर काम करेंगे तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन बन रहे हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक अपना संविधान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र में वही जो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई डेफिनेशन, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है। तो दोनों सही हैं, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम भारत के लोग, जो प्रियम्बल में दिया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति, तो इस तरीके से आगे पूरा दिया है। तो यहाँ पर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे जिससे कि टाइम हमारा बचे और हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सुशासन की व्यवस्था नहीं है तो लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, मतलब यानी कह सकते हो करप्शन की बात कर रहे हैं। यानी हमारे यहाँ पर क्या है कि करप्शन की जगह नहीं है, हालांकि हो जाता वो एक अलग बात है। लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता आदि सुशासन की व्यवस्था है। वेलफेयर स्टेट का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर कमजोर वर्गों का कल्याण का मतलब प्रबंध करना। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर।
तो कल्याणकारी राज्य हमने बताया था कि आपका जो है उसमें पार्ट 4 में उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा दिया गया है और उसमें हम लोग अभी आगे चलेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। राज्य हर जगह है या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है या वक्तव्य किस धारणा की व्यक्त करता है? तो कल्याणकारी राज्य के, देखिए राज्य हर जगह, अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो हम लोग साम्यवादी नहीं हैं, यानी हम लोग कम्युनिस्ट नहीं हैं, तो कल्याणकारी हैं। राजनीतिक समानता, यानी कोई भी राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई मेल फीमेल का भेदभाव नहीं है, किसी भी पद के लिए आप यहाँ पर लड़ सकते हैं। लड़ने का मतलब है हाथापाई से नहीं है, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना है। ठीक है, और समाजवादी राज्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग का अध्यक्षात्मक नहीं है, नाम मात्र का राजतंत्र नहीं है, कुलीन नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। ठीक है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। अगला है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए पहले ही लिखा है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग कौन? जनता। तो ये प्रियम्बल में यही बात दी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा ना हम भारत के लोग, हमारा संविधान का प्रारंभ ही भारत के लोगों से होता। हम लोग को जो संविधान को जो सत्ता मिली है वो हम ही लोग यानी जनता से मिली हुई है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, इसमें ये बताना है। तो देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था का क्या होता है? एकल कार्यपालिका होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति में सारी पावर रिजाइड करती हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा वही सब चीज़ें देख रहा है, लेकिन हम लोग के पार्लियामेंट्री में ऐसा नहीं है। हम लोग के यहाँ पीएम अलग काम कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट है। अब ये लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होकर जाता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं। ठीक है, तो जब जाके कोई कानून बनता है। अगला है 31 में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो देखिए कार्य एग्जीक्यूटिव का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद चयन स्वयं होता है, यानी जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या होता है? चुने हुए होते हैं, बाकी किसको कौन विभाग मिलता है वो अपना मंत्रिमंडल की बैठक में करते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऊपर के दिए गए पॉइंट सभी सही हैं। यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न है, ये 2014 में आया हुआ है। अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये यूएसए में हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे हम लोगों ने यूएसए से फंडामेंटल राइट, जुडिशियल, ये सब चीज़ें ले रखी है, जुडिशियल रिव्यू वगैरह, सुप्रीम कोर्ट जो हम लोग क्या हैं वो वहीं की धारणा से, और ये बात हमने स्रोत वाले में बाद में बात करी है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है, यानी जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। हम लोग क्या है, यानी लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जनता के पास सरकार को, अब जैसे इलेक्शन आ रहा है 2024 का, अब मान के चलिए इसी मार्च के महीने में यहाँ पर कुछ डेट आ जाएगी, तो उसके बाद से फिर क्या है, लोगों के पास राइट होगा किसे वोट देना है, नहीं देना है, किस पार्टी को, किस व्यक्ति को। सबके अपने अपने क्राइटेरिया होंगे। लोकतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है कि वह क्रियाशील बनता है साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ठीक है, यानी लोअर वर्ग का यहाँ पर भी ध्यान रखना है, सभी के लिए। ऐसा नहीं कि जो कुलीन वर्ग हो, पढ़ा लिखा वर्ग हो, कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हो, उसके लिए नहीं, सभी के लिए, साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए। जो अंत्योदय की बात चलती, अंतिम व्यक्ति का उदय। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मैंने क्या कहा था, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, लेकिन यूके में क्या है, इंग्लैंड में राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, वो नालायक हो क्या हो वो उनकी अपनी टेंशन है। ठीक है, अगला है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अभी हमने क्या कहा कि यानी जो हेड ऑफ द स्टेट, यानी हम लोग के यहाँ प्रेसिडेंट है, राज्य का यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। ये नहीं, हम लोग के यहाँ तो इनडायरेक्टली है, लेकिन गणतंत्र का मतलब ही यही होता है, और हमने यहाँ पर ऑलरेडी इस चीज़ पर डिस्कस किया था। किनसे विधि निर्धारित होती है भारत का संविधान? तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। परिसंघीय हम लोग फेडरल कैसे हैं? फेडरल है जब केंद्र और राज्य शक्तियों के बीच में वितरण होता है। अगर हम लोग की एकल शक्तियां कहाँ कहाँ पर आती हैं, जैसे कि जो आईएएस पीएस होते हैं, सेंटर कभी भी चाहेगा बुला लेगा, राज्यपालों की नियुक्ति है, तो ये सब क्या है, एकल है, एकल नागरिकता है। लेकिन संघीय व्यवस्था में हम लोगों के यहाँ शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। किस लिस्ट में क्या होगा? भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान देखिए पार्शली हार्ड है, पार्शली यहाँ लचीला है, मतलब आधा कठोर आधा लचीला। ठीक है, हम लोग के यहाँ निर्माण बनता भी है संसद में, और उसको क्या है कि संशोधन की कुछ प्रक्रियाएं हट भी सकती हैं, कुछ में थोड़ा सा हार्ड है, तो इस वजह से दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु क्या है?
तो देखिए हम लोगों के यहाँ जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन अगर आप देखेंगे इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हम लोगों ने यूएसए से ले रखा है, यानी कोई डिसीजन दिया गया और उसी को बाद में पलट दिया जा सकता है, उस पर रिव्यू किया जा सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया कि अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर घूस लेता है और किसी के पक्ष में वोट करता है तो उसको संसदीय जो सांसद के जो राइट होते हैं उसके तहत उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इन्हीं के पिताजी तब थे तो उन्होंने फैसला कुछ और दिया था, बाद में इन्होंने इस फैसले को पलट दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और हालांकि उस पर सही डिसीजन लिया हुआ क्योंकि उस समय केस ही ऐसा फंसा था। तो हालांकि अब हम लोग उस पर बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ये अभी करंट का इशू है, इस वजह से मैंने आपको रिलेट करने की कोशिश की। भारत का संविधान संघीय लक्षण नहीं है। देखिए फेडरल जहां होगा जब यहां पर सेंटर और उसका दोनों, अब यहां पर क्या है, देखिए इकहरी नागरिकता ये संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। देखिए बाकी जो है केंद्र राज्य शक्तियों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमारे फेडरल लक्षण हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो विशेषताएं हैं संघात्मक के लिए क्या है, कठोर संविधान होता है, लिखित संविधान होता है। अब जैसे यूके में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पर परंपराओं पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग के यहाँ लिखित संविधान है, तो हम लोग के यहाँ संसदीय व्यवस्था भी है और संघात्मक भी है थोड़ी सी। और हम लोगों ने संघात्मक वाली चीज़ें जो ली हैं वो ली हैं कनाडा से। तो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, द्विसदनी विधानमंडल, ये हो गया। जबकि अगर हम एकल वाली बात करें एकात्मक लक्षण में, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है, आपातकाल की घोषणा है, समझौतों को लागू करने पर संसद की शक्ति है, अखिल भारतीय सर्विसें हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब आते हैं एकात्मक में। देखिए यहाँ पर एकात्मक के पूरे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी लिखित संविधान, कठोर संविधान, ये सब किसके हैं, ये सब फेडरल के हैं, यहाँ एकात्मक के पूछे गए हैं, ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों की स्वीकृति, संवैधानिक, अब देखिए इसकी पूरी लिस्ट हम बता देते हैं जिससे कि आपको आसानी रहे यहाँ पर। तो यहाँ आंसर डी बनना है, 4, 6 और 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी हम लोगों ने बात करी थी पिछले उसमें, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि एकात्मक लक्षण क्या है और संघात्मक लक्षण क्या है, आप उसी को याद कर लें, वो आपके लिए सही रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था में क्या है यहाँ पर आप बताएं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी दे रहे हैं, यानी कि संघीय व्यवस्था में एकात्मक, तो राज्यपालों की नियुक्ति होती है हम लोगों के यहाँ, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी है, और फिर क्या है, अखिल भारतीय सेवा, मैंने अभी ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करी थी, ये एकात्मक लक्षण है। बाकी जितने दिए हैं द्विसदनी व्यवस्थात्मक लक्षण है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा संघीय व्यवस्था क्या है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था करता है, और दूसरा है कि एकात्मक झुकाव की उसमें सशक्त मिश्रण है। बिल्कुल सही, 1 और 2 तो सही हैं, दोनों संघ तथा राज्य की विधायिकाएं संप्रभु हैं। तो ये भारतीय व्यवस्था में नहीं है। देखिए राज्य विधायिकाओं के ऊपर भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बड़े हैं तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष यानी इनडायरेक्ट निर्वाचित होता है। देखिए जो होते हैं जो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य लोग होते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक से जोड़ा गया है। गणतंत्र क्या होता है, मैंने बताया था कि जिस राज्य का प्रमुख डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाए उसे हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न पे आएंगे इधर से। अब यहां पर दिया है राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक जो है जीवन रखते। देखिए अगर हम लोग क्या सिंगल पार्टी सिस्टम या बिना उसके हो जाएगा तो फिर तानाशाही हो जाएगी, एट्रोक्रेसी हो जाएगी। अब चाइना वगैरह में देखिए सिंगल पार्टी, रशिया में सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, तो मनमाने तरीके से काम होता है, न मीडिया है ढंग से। हालांकि मीडिया हम लोग के यहाँ भी बहुत लैक है, 161 पर है, ठीक है, तो फिर भी स्थिति हम लोग की भी सही नहीं है। लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। बिल्कुल, अगर अभी मान लीजिए कोई गड़बड़ हो जाए तो हम लोग कहेंगे बीजेपी खराब है, फिर अगर आप पार्टी वाले कर दें कहेंगे आप पार्टी खराब है, फिर कांग्रेस खराब है। इस तरह से हम लोग क्या है आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये लोकतंत्र की, वैसे अगर पॉजिटिव में देखेंगे लोकतंत्र की खूबी है कि आप अपनी बात को अगर कोई गलत है उसको कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी विचारधारा के हिसाब से भी लोग करते हैं, किसी के लिए बीजेपी सही है, किसी के लिए कांग्रेस सही है, किसी के लिए सपा सही है, तो सब चीज़ें चलती रहेंगी पैरेलली। ये विवेक पे काम करता है, आप अपने विवेक से काम करें। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया, तो देखिए महात्मा गांधी ने भी कहा और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा, ठीक है। दल विहीन प्रजातंत्र यानी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ना हो, क्योंकि
गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, हालांकि बाद में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे 50वां क्वेश्चन। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करना है। दूसरा यहाँ पर है विधायकों और विविधताओं में समंजन को एक सशक्त, एक कम ना कि कमजोर राष्ट्रीयता का निर्माण करना। तो दोनों सही है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। अगला बात करेंगे हम लोग 51 में यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखा जाता है कि जो कथन है कि उसका रीज़न इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। कभी कभी होता है दोनों सही होते हैं और जस्टिफाई नहीं कर रहा होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक कार्यशैलियाँ आधुनिक शैली और परंपरागत शैली संत शैली में यहाँ पर क्या समाहित हो। तो यहाँ पर ए और दोनों सही और उसकी व्याख्या भी सही कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दोनों पढ़ते हैं। अगला है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि दोनों ही सही हैं और दूसरी व्याख्या भी सही है, क्योंकि सभी के लिए है ना, कि ऐसा नहीं कि पुरुष वर्ग के लिए हो या अमीर वर्ग के लिए हो या किसी निश्चित जाति समुदाय के लिए हो, तो सभी के लिए है। भारतीय संविधान के बड़ा होने के क्या कारण है? देखिए इसमें तो कई प्रावधान हो सकते हैं, तो लेकिन देखिए समझिए यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा विस्तृत है, इसमें कोई एक कारण है बल्कि सभी कारणों को देखिए। यहाँ पर क्या है कि संविधान का अनुभव समिष्ट है। आपने देखिए आयरलैंड से भी कुछ लिया, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया, इंग्लैंड से भी कुछ ले लिया, जर्मनी से भी ले लिया, रूस से भी ले लिया, अमेरिका से भी ले लिया, कनाडा से भी ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत देशों से लिया है। एक विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। शक्तियों का बंटवारा है, अखिल भारतीय सर्विसेज के बारे में दिया है, राज्यपालों के बारे में दिया है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, तो सब अलग अलग है। तो प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, तो एक ही बड़ा देश है, तो हर एक वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए भाषा के रूप में प्रावधान किए गए, क्योंकि भाषा हम लोग के यहाँ अलग अलग है, तो भाषा के लिए एक चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, जनजातीय लोगों के बारे में प्रावधान किया गया है, महिलाओं के बारे में, कुछ अल्पसंख्यकों के बारे में। तो बड़ा देश है इसलिए शासन से संबंधित। यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, तो कुछ राज्यों को निर्देश है, राज्य सरकार की बात होती है, राज्य हाईकोर्ट की बात होती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर पैरेलल चल रही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली नहीं, उसके लक्षण हैं। हम लोग क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भारत में फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। देखिए जनता के द्वारा नहीं होती, वहाँ पर इलेक्शन हम लोग के यहाँ भी होते हैं। हम लोग अभी जैसे मान लीजिए इलेक्शन होगा तो हम लोग अगले प्रधानमंत्री के लिए वो नहीं वोट करें, वो हम लोग का जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है लोकसभा का, और उसमें से भी फिर लोग आपस में मंत्री दल की बैठक होती है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपना एक प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे जो उस दल का नेता होगा। भारतीय संघ राज्य पद्धति की व्यवस्था विशेषता नहीं। देखिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है बिल्कुल, और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। देखिए जो 7वां शेड्यूल है उसमें लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें बिल्कुल दिया है जो जिसका विषय उस पर कानून बनाए। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है बिल्कुल। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कोई समझौता नहीं किया है, ये यूएसए वालों ने समझौता किया, कुछ उनके स्टेट्स मिलकर एक देश बना लिए। हम लोगों के यहाँ पर ऐसा नहीं, हम लोगों के यहाँ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब हम लोगों के यहाँ स्टेट के 2 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आप देश से अलग नहीं हो सकते हैं कि नहीं हम कल को अलग देश बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। 56 यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, भारत में संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। अगले प्रश्न पर आएंगे। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ठीक है। भारत ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक, तो दोनों ही सिस्टम है, इसीलिए अर्धसंघात्मक है। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, तो हम लोग के यहाँ पर डी ऑप्शन एप्रोप्रिएट बन रहा है। अगला है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। यहाँ पर जो जी ऑस्टिन लिखा है, यहाँ पर ग्रेनविल है, ऑस्टिन इनका नाम था, तो इन्होंने कहा था। और केसी वियर के अनुसार भारत अर्धसंघीय है। तो ये स्टेटमेंट जरूर आप देखें, यहाँ पर क्या है,
सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, और जबकि केसी वेयर ने कहा भारत का संविधान अर्धसंघीय है। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक है? तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने केसी वेयर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम है यानी पीसीएस का एग्ज़ाम जीआईसी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए 2010 में और प्री 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? तो केसी वेयर का है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला है किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब का है। इन्होंने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। तो ये यहाँ पर देखिएगा एकीकृत और संघात्मक दोनों हैं। अगला मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने स्वीकार किया है? तो अस्वीकार किसने किया? हर्बर्ट साइमन ने किया। देखिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको तो निगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, आरओ पीसीएस सभी में पूछे जाते हैं और भी एग्जाम जो होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। विधि और यहाँ पर क्या दिया है कि स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यहाँ विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यहाँ विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। यानी कि अब जैसे मान लीजिए आपकी आज़ादी है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है? बिल्कुल है। आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट के घर में नहीं घुस सकते, आप जहाँ पर देश की सुरक्षा के इक्विपमेंट रखे हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं, रोड पर उल्टे सीधे नहीं चल सकते। आपको चलना है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी गाड़ी के सामने चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो विधि भी है हम लोगों के यहाँ। कौन सा विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। तो विकास प्रशासन की अवधारणाओं में फ्रेड डब्ल्यू रिग्स संबंधित है। अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट और इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के समानताओं के समर्थक हैं? तो हेनरी फियोल। चिंतक एक मतलब कोई थिंकर है, चिंतक का मतलब यहाँ थिंकर है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं के समर्थक है तो हेनरी फियोल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्य प्रशासन के ध्वस्त होने का परिणाम होगा। ये कथन दिया गया था किसके द्वारा? तो डब्ल्यू.बी. डॉनहम के द्वारा दिया गया था। गणतंत्रीय अवधारणा में संबंधित निम्न का नामांकित में से कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ देखिए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल हम लोग क्या रिपब्लिक है। सर्वोच्च जनता में प्रधान एक निहित होता है, बिल्कुल। सर्वोच्च शक्ति राजा के समान एक ही व्यक्ति में नहीं, राजा में नहीं। देखिए अब अगर मान लीजिए यूके में गणतंत्रीय व्यवस्था तो नहीं है, हम लोगों के यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था है, तो गणतंत्र हम लोग हैं, लेकिन सारी पावर प्रेसिडेंट में नहीं है, वो तो पावर बटी हुई है, ये याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। नहीं, ये सी गलत है, मतलब तीसरा गलत है। बाकी 1 2 4 यहाँ पर ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, 3 4 और बचे हुए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है संवैधानिक सरकार कौन सी है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए? नहीं, आपकी फ्रीडम पर प्रतिबंध बहुत ऐसे ही जगह पर लगेगी जहाँ पर देश की सुरक्षा से संबंधित हो, अदरवाइज नहीं लगती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य पर प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा। परिभाषा है संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार, क्योंकि आपको कुछ जगहों पर सीमित किया जाता है, क्योंकि आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो सबके अपने अपने कार्य होते हैं, वो सीमित ही तक जाकर काम कर सकते हैं। अगला है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता का सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो यानी कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर हो, वही आपके लिए स्वतंत्रता है। ठीक है। अगला है समाज में समानता होने का निहितार्थ है कि विशेषाधिकारों का अभाव। ठीक है, यानी कि अगर सब समान है, अभी किसी को अगर कोई विशेष राइट्स मिल जाए, अब तो मान लीजिए मंदिर है,
अभी वीआईपी से लोग जा रहे हैं तो इनको विशेषाधिकार मिला हुआ है, ठीक है, तो फिर समानता कहाँ रहेगी। अभी जिससे आपने देखा कि बेंगलोर में एक ट्रेन में व्यक्ति जा रहा था, उसके गंदे कपड़े पहने हुए थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने हालांकि वीडियो बना लिया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो मेट्रो प्रशासन ने कहा आपके गंदे कपड़े आप किधर जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत गलत बात थी। तो ये फिर आपकी कहाँ से इक्वालिटी आई। तो विशेषाधिकार तो ऐसा है नहीं कि जो अच्छे कपड़े होगा वही पहन के जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगले प्रश्न पे आएंगे हम लोग। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में कौन सी एक समानता है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तो ये हम लोगों के यहाँ हैं, लेकिन अमेरिका में राज्यों के पास होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं कहाँ पर, समान पूछा गया, तो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास यूएसए में है, तो अभी भी कॉमन नहीं मिला। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, हाँ ये ठीक है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत होते हैं, तो नहीं ये नहीं है। उच्च सदन में मनोनीत हम लोगों के यहाँ होते हैं, वहाँ पर नहीं होते, ठीक है। अगला, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान करी है, तो यह है नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, 75 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए, हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं की एकता की प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना जाता है, तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद और विकास परिषद, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। तो ये सब क्या है जो प्रोन्नत करने में विविधताओं में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में क्या है कि इसको प्रमोट करने के लिए बात करें कि इनमें ये लोग मिलकर काम करते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संस्थात्मक व्यवस्था केंद्र से संघवाद की ओर गई, 1980 के दशक में, ठीक है। यानी एक सेंट्रलाइज पावर थी, उसके बाद 1980 के बाद दूसरी पार्टियां, जनता दल की सरकार बनी, उसके बाद और पार्टियां डेवलप हुई और फिर मल्टी पार्टी हम लोगों क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं था उसके बाद, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये हो गया और इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक और इससे अगले टॉपिक को देखेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, काम अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही घटना चक्र का जो ज्योग्राफी पॉलिटी है और बहुत जल्दी मैं इस हिस्ट्री का शुरू करूंगा, और हिस्ट्री साइंस में आप क्या चाहते हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी चीज़ को पहले शुरू करूंगा। और करंट अफेयर की वीडियो लगातार पढ़ रहे हैं आप, करंट अफेयर का वीडियो जाकर देखें, जो आने वाले रिसेंट एग्जाम है सभी के लिए रामबाण काम करेगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर आपको करंट अफेयर की सबकी PDF मिल जाएगी। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।